वेलकम बैक टू एमएसबी's केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्पर्स फेज्ड और डिस्पर्सन मीडियन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कुछ ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए होगा, उनके टेक्निक्स को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। आपके पास एक बीकर है जिसमें आपका एक मिक्सचर है और वो मिक्सचर का जो नेचर है वो है हीट्रोजीनस। और आपके पास दूसरा बीकर है जिसमें आपके पास एक सॉल्यूशन है और जिसका मिक्सचर है होमोजीनियस। आपसे पूछा गया कि इन दोनों में सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन किसका पॉसिबल है। हम जानते हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर का फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेशन किया जा सकता है। फिजिकल मेथड के जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। ओके, आप जानते हैं इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल कैसे आ जाते हैं, जैसे हैंड पिकिंग की बात होती है, हाथ से हम गेहूं से जिस तरीके से हम स्टोन्स को अलग करते हैं, इसी तरीके से उसे हम हैंड पिकिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा सीविंग प्रोसेस भी होती है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिनको आज हम डील करने वाले हैं। ओके, देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है फिल्ट्रेशन। समझते हैं फिल्ट्रेशन होता क्या है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक एक्टिविटी कराई थी। उस एक्टिविटी में आपको बताया गया था कि एक बीकर है। ओके, इस बीकर में आप क्या लगाते हैं, एक फनल लगाते हैं और फनल लगाने के बाद इसमें आप फिल्टर पेपर को ऐड करते हैं। ये आपका फिल्टर पेपर ऐड होता है। ओके, ये आपका फनल होता है, ये आपका बीकर हो गया। इसके अलावा आपने ऊपर से कोई सॉल्यूशन ऐड किया। ओके, सॉल्यूशन ऐड करने का मतलब ये हो गया वो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, या तो सॉल्यूट होगा उसमें और सॉल्वेंट होंगे, ये दो चीज़ें होंगी इसमें। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो बराबर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। और जब कभी कंडीशन होती है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, आपका जितना लिक्विड पोर्शन होगा जिसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, वो नीचे आ जाएगा और आपके इस पोर्शन में ये सॉलिड मास जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यू ऊपर रह जाएगा। तो दो चीज़ें होती हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, एक होता है रेसिड्यू जो आपके फिल्टर पेपर में स्टे करता है और एक होता है आपका फिल्ट्रेट जो कि आपका लिक्विड रूप में नीचे को निकल आता है। ये वो पार्टिकल्स हैं जो उस फिल्टर पेपर के साइज पार्टिकल से छोटे होंगे और फिल्टर पार्टिकल के जो साइज होंगे, होल साइज जो भी होगा, पोर साइज जो होगा, उससे छोटे होने की वजह से ये पास आउट हो जाएंगे और सॉल्यूशन में आके निकल जाएंगे। लेकिन अगर फिल्टर पेपर आपके पास रखा हो और यह है आपका फिल्टर पेपर का पोर साइज, यह है आपका फिल्टर पेपर और ये है आपका फिल्टर पेपर का पोर साइज। और यदि आपका पोर साइज इस तरीके से, ये आपका फिल्टर पेपर का पोर साइज है। ओके, तो ये पोर साइज आपका मान के चलिए ये है फिल्ट्रेट का पोर साइज, ये फिल्ट्रेट का पोर साइज। इसके अलावा ये जो पोर साइज है इसको मान के चलिए आप रेसिड्यू का। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिल्टर पेपर में यह है आपका फिल्टर पेपर, इसमें पोर साइज आपके इस तरीके से, अगर दो पोर साइज आ रहे हैं, एक बड़ा पोर साइज और एक छोटा पोर साइज, जब ये इस फिल्टर पेपर से पास होने की कोशिश करेंगे तो ये रह जाएगा ऊपर ही, यहीं पर, यहाँ पर रह जाएगा आपका रेसिड्यू। और इसके अलावा जो आपके पास बचा हुआ है दूसरा पार्टिकल, वो इससे क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा और बीकर में जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। इस बात को आप ध्यान में रखें, इसी को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन प्रोसेस होती क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक्टिविटी कराते हैं, उसके थ्रू आप समझेंगे। एक्टिविटी में आपके पास क्या किया गया है, आपके पास एक बीकर है। ओके, इस बीकर को आपने एक स्टैंड में लगाया है। ओके, और आपने नीचे से उसको क्या करने की कोशिश की है, आंच देने की कोशिश की है। इसके अलावा आपने इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखने की कोशिश की। इस वॉच ग्लास में आपके पास यह है आपका वॉच ग्लास। ओके, और वॉच ग्लास के अलावा आपके पास ये रखा हुआ है बीकर, और उस बीकर में आपने क्या रखा हुआ है, दैट इज वाटर। ओके, ये आपका बर्नर है। ओके, और इसके अलावा ये वॉच ग्लास में जो रखा गया है ये है आपका इंक। आपने क्या किया कि एक वॉच ग्लास लिया, उसमें इंक डाला और इंक डालने के बाद उस वॉच ग्लास को इस उबलते हुए पानी के ऊपर रख दिया।
हम इस वॉच ग्लास को इस तरीके से हीट करेंगे कि डायरेक्ट जो आपकी हीट होगी वो वॉच ग्लास को नहीं करेगी। जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो इस सॉल्यूशन से वेपर्स उठनी शुरू हो जाएंगी। जब सॉल्यूशन हीट अप होने लगेगा तो सॉल्यूशन में भी इवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एक समय इतना ज़्यादा आएगा कि यहाँ पे जो स्टीम होगी ज़्यादा होने की वजह से ये वेपर प्रेशर क्या करेंगे, इस इंक के लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये इंक धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, वेपर्स, ये इंक की वेपर्स है, इंक में से निकलने वाली वेपर्स है। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हम अगर कंटिन्यूअस हीटिंग करेंगे तो कंटिन्यूअस हीटिंग में इवापोरेशन प्रोसेस होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब इवापोरेशन प्रोसेस होगी। लेकिन अगर हम हीटिंग स्टॉप कर दें, देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी इवापोरेशन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं हो पाएगी। आपको ये प्रोसेस करने के बाद आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि क्या वॉच ग्लास में से इवापोरेशन हो रहा है। ओके। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि इवापोरेशन प्रोसेस के दौरान आपको डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में इंक को नहीं रखना है। अब आप ये बताइए कि क्या चीज इवापोरेट हुई है, इस वॉच ग्लास में से जो इवापोरेट हुई है वो कौन सी चीज है। तो ऑब्जर्व आपको करना क्या है, व्हाट हैज गॉट इवापोरेटेड, क्या चीज इवापोरेट हुई है, इसके बारे में पता करना है। ओके। दूसरा आपको क्या पता करना है, क्या उस कांच की ग्लास में, मीन्स वॉच ग्लास में कोई रेसिड्यू रहा, इज देयर एनी रेसिड्यू। ओके। तीसरा आपको जो इसमें पता करना है कि आपका राय क्या है इसमें, क्या जो इंक है आपकी एक सिंगल सब्सटेंस है, अ सिंगल सब्सटेंस, और अ मिक्सचर, वो जो इंक है आपकी वो एक सिंगल सब्सटेंस है या वो मिक्सचर है किन्हीं चीजों का, आपको ये पता करना है। ओके। तो एक्चुअली होता क्या है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें क्या पता चला उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, कुछ रेसिड्यू पार्ट रह जाएगा। एक्चुअली जो चीज इवापोरेट की गई है यहाँ पे, ये हो गया वाटर इवापोरेट हुई है, और जो रेसिड्यू रह गया है वो आपका यहाँ पर क्या है, डाई। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो आपका इंक होता है इसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है आपकी डाई जो कि वाटर में डिसॉल्व रहती है। तो इसमें दो कंपोनेंट है, डाई एंड वाटर। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ओके, और डाई आपका यहाँ पे सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है। तो सॉल्वेंट पार्ट जो वाटर होता है वो क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा। जो आपका सॉल्यूट पार्ट रह जाएगा, दैट इज डाई, वो रेसिड्यू के रूप में उस वॉच ग्लास में आपके मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इवापोरेशन प्रोसेस के पीछे का प्रिंसिपल क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। ओके। तो जो इसका प्रिंसिपल है, मीन्स इसका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, मीन्स एक वोलेटाइल सब्सटेंस था, हम जानते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन था आपके पास। ओके। आपके पास ये सॉल्यूशन है, ओके, और ये सॉल्यूशन कैसे बना होगा, आप जानते हैं ए प्लस बी को मिलाकर बना होगा। तो इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन जिसमें आपने बी ऐड किया है ए में, और दोनों को मिलाकर आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि यहाँ पर जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कौन सा सिद्धांत है इसके पीछे का। आपने बी जो डाला गया है वो है आपका नॉन वोलेटाइल, ओके, और जो ए है वो कैसा आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है। यदि दो मीन्स एक वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाए, ओके, और यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट कौन था, सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या हो जाए, नॉन वोलेटाइल, और ये जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो आपका क्या था, सॉल्यूट। जब वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड किया जाता है तो वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट आउट करने के लिए रह क्या जाएगा आपके पास रह जाएगा यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रह जाएगा। आप उसको हीट करेंगे तो आप जानते हैं एक बीकर था, बीकर में आपके पास ऊपर वॉच ग्लास था, वॉच ग्लास में आपके पास इंक थी, और इंक दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होता है आपका वाटर, एक होता है आपका डाई। आप जानते हैं डाई जो है वो है आपका नॉन वोलेटाइल, ओके, और जो वाटर था आपका वो कैसा था, वोलेटाइल।
तो आप इस प्रोसेस में क्या देख रहे थे कि वोलेटाइल कंपोनेंट को, वाटर को हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट आउट कर लिया, और इंक जो भी मिक्सचर का बना हुआ उसको हमने अलग से सेपरेट कर चुका है। ओके, तो इसकी प्रिंसिपल जो होती है वो क्या है, सेपरेटिंग ऑफ volatile component from its non volatile solute। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती क्या है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, और उससे पहले आप ये समझ लें, इसमें ऐड करने से पहले, कि आप जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। मिल्क जो होती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है, एक होता है आपका फुल क्रीम, एक होता है आपका टोन्ड, और एक होता है आपका डबल टोन। तीनों के तीनों जो आपके मिल्क के पैकेट्स होते हैं, इनमें फैट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। फैट का कंपोजिशन तीनों में अलग अलग होता है, इसके आधार पर इसको दिया जाता है। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है ए, जिसमें आपको क्या करना है, फुल क्रीम ऐड करनी है। फुल क्रीम ऐड करने के बाद क्या करना है, मीन्स फुल क्रीम मिल्क जो है आपको उसको ऐड करना है इसमें, और इसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर डाल दें। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस कैसी होती है उसको समझते हैं। आपके पास एक इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, और ये प्लग मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से क्या होते हैं, खांचे होते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टेस्ट ट्यूब जो होगा इसके अंदर आप आसानी से पुट कर सकते हैं। और सारे टेस्ट ट्यूब इसके अंदर जब चले जाएंगे इस तरीके से, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है, उसके बाद इसको राउंड्स पर मिनट आरपीएम 1000 आरपीएम से लेकर 5000 आरपीएम या ये 10,000 आरपीएम तक भी जाता है। ऐसे जितने ज्यादा बड़ी मशीन होगी उतना ज्यादा आरपीएम उसका होगा। आरपीएम का मतलब होता है राउंड्स पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में वो जो टेस्ट ट्यूब है उस मशीन के अंदर डाला गया है, तो 1 मिनट में वो कितने राउंड्स ले रहा है। यदि ये इतने राउंड्स लेगा, जैसे 1000 राउंड्स पर मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में 1000 राउंड्स, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए। जैसे आप डेयरी में देखते हैं, डेयरी में क्या होता है, आपके मिल्क में से क्रीम को सेपरेट कर लिया जाता है, जैसे चीज निकाला जाता है, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से होता है। तो वो होती कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, उसको हमें समझना है। कभी कभी होता क्या है कि आपके पास ये आपका लिक्विड है और इसके ऊपर आपने सॉलिड पार्टिकल्स डाले हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, वो इतने छोटे होते हैं, लेस देन, वेरी लेस देन किसके, लिक्विड पार्टिकल्स की तुलना में। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल की तुलना में कहता है बहुत छोटे होते हैं। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपने अगर इस प्रोसेस को एक फिल्टर पेपर के थ्रू डालने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें मिल्क में जितने भी 2 चीज़ें हैं आपके पास सॉलिड पार्टिकल फैट के रूप में है, बाकी वाटर के रूप में लिक्विड पार्टिकल्स हैं। तो मिल्क को अगर आप फिल्टर पेपर से पोर करने की कोशिश करोगे तो सारा का सारा जो मिल्क होगा आपका वो कहाँ हो जाएगा, फिल्ट्रेट के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और रेसिड्यू में आपके पास कोई भी नहीं बचेगा, मीन्स नो रेसिड्यू, आपके पास कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब वो 1000 या उससे ज्यादा राउंड्स पर मिनट लगाता है, तो ऐसे केस में 2 लिक्विड है, जैसे आपके पास मिल्क है, मिल्क में 2 कंपोनेंट्स है, एक आपके पास फैट है और दूसरा आपके पास वाटर कंपोनेंट है। तो इन दोनों कंपोनेंट की जो डेंसिटी होती है पार्टिकल की, ठीक है ना, पार्टिकल की जो डेंसिटी होती है दोनों की कंपैरेटिवली, जिसकी हैवी पार्टिकल की डेंसिटी, जिस पार्टिकल की डेंसिटी हैवी होगी, मीन्स मान के चलिए अगर कोई पार्टिकल
जिसकी डेंसिटी हैवी है, मीन्स वो अगर हैवियर है तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो सेटल डाउन होने लगेगा सॉल्यूशन में। मीन्स आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू जब किया तो ये बहुत राउंड्स पर मिनट लेता गया। मीन्स राउंड्स पर मिनट करने के बाद इसको देखा गया कि ऊपर आपका क्या रह जाएगा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो लाइटर होंगे। लाइटर पार्टिकल्स अपर सरफेस में आपको दिखेंगे, ओके। और जो आपका ये होगा टॉप पे लाइटर पार्टिकल्स, और जो आपके हैवी पार्टिकल्स होंगे वो आपको कहाँ दिखेंगे, अलग से बेस पर। तो हैवी पार्टिकल्स आपका दिखेंगे बॉटम में और आपके लाइटर पार्टिकल्स टॉप में आपको नजर आएंगे। ये इसीलिए क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स के बीच की डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है। तो इसका प्रिंसिपल यही है जो आपको भी बताया। इसका सिद्धांत जो है वो किस चीज के ऊपर काम करता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स्ड टू द बॉटम, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, एंड लाइटर पार्टिकल्स वो ऊपर ही रहते हैं, स्टे एट टॉप, जब इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का जो एप्लीकेशन है आपका वो बहुत वाइड है, काफ़ी अलग अलग फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप जानते हैं लेबोरेटरीज में आपका ब्लड टेस्ट होता है या फिर यूरिन टेस्ट होता है, उसमें भी काम में लाया जा सकता है इसके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ओके। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इन जो डेयरीज होती हैं आपकी, तो वो डेयरीज जो होती हैं वहाँ पर आप चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो बटर होता है। इन चीज़ों के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। इसके अलावा आप जानते हैं जो अलग अलग आपकी मशीन्स होती हैं, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया वॉशिंग मशीन। उसमें जब आपके कपड़े सुखाने के लिए जब वो लास्ट में स्पिन करता है इस तरीके से, तो ये जो स्पिन होता है इसका, वही आपका किसके ऊपर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के ऊपर काम करता है, ताकि वो क्या कर सके, वो इट कैन सेपरेट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों से पानी को वो अच्छे से निचोड़ दे। तो वॉशिंग मशीन जब स्पिन करता है तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू ही वह एक्टिविटी करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस था और इवापोरेशन प्रोसेस, ये सारे सेपरेटिंग टेक्निक्स के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनके और अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे जो सेपरेटिंग टेक्निक में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।